नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के शाम 7 बजे के प्रोग्राम में। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन को जबरदस्त झटका लगा है और ये जो इलेक्शन कमीशन को झटका लगा है ये सीधे मोदी जी तक पहुंचेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरह काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है, वो भाजपा के गठबंधन की तरह काम कर रहा है। आप सोचिए, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आकर कहता है कि 65 लाख लोगों के नाम हम हटा चुके हैं, लेकिन किसके नाम हटाए हैं ये हम पब्लिकली नहीं बताएंगे। हम लिस्ट नहीं देंगे कि 65 लाख किन लोगों के नाम हटाए हैं और ये भी नहीं बताएंगे कि ये 65 लाख लोगों के नाम क्यों हटाए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन कहता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कोई ऐसा नियम नहीं है जो हमको इसके लिए बाध्य कर सके। लंबी बहस चली थी, योगेंद्र यादव से लेकर तमाम लोगों ने अपनी दलीलें रखी थी और उसके बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट के बीच बीच में कुछ कमेंट्स आए जिनको लेकर हमें भी शक लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, क्या नहीं देगा। गोदी मीडिया तो उन्हीं कमेंट्स को लेकर उड़ गया था, खास तौर पर आधार को लेकर उड़ गया था। जो कमेंट आया था गोदी मीडिया ने उन कमेंट्स को दिखाया ऐसे जैसे फैसला आ गया। गोदी मीडिया तो सरकार का गठबंधन भी नहीं है, वो तो सरकार का दलाल है। ये कहने में अब किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पूरा गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भाजपा की दलाली करता है, वरना कल अमित मालवीय और अनुराग ठाकुर ने जो कागज पेश किया था और साबित करने की कोशिश की थी कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक होने से पहले ही दिल्ली की वोटर बन गई थी, सारा गोदी मीडिया आंख मूंद के उसको नहीं चलाता। एक बार देख लेता कि उस पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, जबकि 1980 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तो बनती है फरवरी 1991 में। इतना जरा सा फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं महसूस की गई। जो भाजपा के दफ्तर से गया उसी को न्यूज बनाकर लगातार चलाया गया। पता नहीं ये बेशर्म अब माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। खैर, गोदी मीडिया इस देश का कानून अभी भी नहीं बना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखवाया है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह लिखा है कि आधार को आपको पहचान की तरह मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आधार पहचान नहीं है, यह बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी बात यह कही है कि जिन 65 लाख वोटर्स का नाम हटाया गया है उनका नाम आपको पब्लिकली देना पड़ेगा कि किन लोगों का नाम आपने हटाया है, और वो भी फोटो खींच के नहीं लगा सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में देना पड़ेगा ताकि कोई भी जांच कर सके। अब जब डिजिटल फॉर्म में उन 65 लाख लोगों का नाम आएगा और साथ में यह भी कहा है कि जिसका नाम हटाया गया है, किस बीएलओ ने हटाया है, उस बीएलओ का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी होगा। यानी अब लोग आराम से जान सकेंगे कि कौन सी वजह से उनका नाम हटाया गया। अब मान लीजिए कोई एक्स है और एक्स का नाम हटाया गया कि ये मर चुके हैं इसलिए इनका नाम हटाया गया, तो एक्स बीएलओ को फोन करके अपील करके कह सकेंगे कि भैया मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मेरा नाम जोड़ो। वाई का हटाया गया कि बिहार छोड़कर चले गए, वाई आके बताएगा कि मेरा कहीं और किसी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मैं तो सिर्फ काम करने के लिए बाहर गया था, मेरा नाम जोड़ो। तो जो खेल करने की कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस गुब्बारे में एक पिन तो लगा ही दिया है। इसके बारे में और डिटेल में हम जल्दी ही किसी एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा जो देश की इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की, वो लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का। वोट चोरी पर चुनाव आयोग बोला, ऐसे गंदे शब्दों से बचे, ये करोड़ों वोटर्स पर हमला। राहुल गांधी ने कहा 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। प्रयागराज में भदोही से भाजपा सांसद विनोद बिंद के समर्थकों ने टोल कर्मियों को डंडे और घोंसे लातों से पीटा। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग पर सीजीआई बीआर गवई ने कहा, पहलगाम में जो हुआ उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तेजस्वी के आरोपों के बाद एनडीए सांसद वीणा देवी के डबल एपिक मामले में ईसी ने भेजा नोटिस। 2 स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम और 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड के लिए नोटिस भेजा। दिल्ली में बारिश के बीच सड़क पर गिरा पेड़, 2 हुए घायल। कालकाजी इलाके के पास हुई घटना। पानीपत में सरपंच विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाई ईवीएम और वोटों की हुई गिनती, फिर बदले चुनाव परिणाम। लावारिस कुत्तों को हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा, चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं कई लोग।
अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। चुनाव के 3 साल बाद कैसे सरपंच बना पानीपत का शख्स। हरियाणा के पानीपत जिले में एक सरपंच चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और अनोखा कदम उठाया। 2 नवंबर 2022 को हुए इस चुनाव में कुलदीप सिंह को सरपंच चुना गया था, लेकिन दूसरे उम्मीदवार मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती दी। निचली अदालत ने मोहित कुमार के पक्ष में एक बूथ के वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया था, जिसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद मोहित कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने न सिर्फ सभी बूथों के ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड तलब किए, बल्कि अपने रजिस्ट्रार की निगरानी में वोटों की दोबारा गिनती भी कराई। ये पूरी प्रक्रिया 6 अगस्त को दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। दोबारा गिनती में पता चला कि अपीलकर्ता मोहित कुमार को 1051 वोट मिले, जबकि कुलदीप सिंह उनके पीछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को इस रिपोर्ट को सही मानते हुए हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मोहित कुमार को सरपंच घोषित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पानीपत के निर्वाचन अधिकारी को 2 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, ताकि मोहित कुमार तुरंत पदभार संभाल सके। इस फैसले ने यह भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट अंतिम है और चुनाव ट्रिब्यूनल को इसको मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में आज सुबह चिशोती गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में गांव में बहुत नुकसान हुआ। कई घर, खेत और रास्ते पानी के तेज बहाव में बह गए। लोग डरकर सुरक्षित जगहों पर भागे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बचाव और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने किश्तवाड़ा के जिलाधिकारी पंकज कुमार शर्मा से बात करके हालात का जायजा लिया। ये घटना पदर उपखंड के चिशौती गांव में हुई, जो मशहूर मछेल माता यात्रा के रास्ते में आता है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में बिजली और फोन की सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से हालात खराब है। कुल्लू जिले में 2 जगहों पर बादल फटने की खबर है। इन घटनाओं से तीर्थन घाटी और आसपास के निचले इलाकों में पानी और मलबा भर गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई गांवों को खाली करवाया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हुई गड़बड़ी। अभी हाल फिलहाल में हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बीजेपी के ही 2 नेता आमने सामने खड़े थे, जिसमें बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी को जीत मिली थी। लेकिन अब बीजेपी के दूसरे नेता इन चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव विवाद में घिर गया है। कई सांसदों ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले सांसदों ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कर दी है। वहीं संजीव बालियान ने कहा कि इस पूरे मामले में वो अपने सहयोगी सांसदों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपना दबदबा कायम रखा था और उन्होंने अपनी पार्टी के नेता संजीव बालियान को शिकस्त दी थी। बालियान भी भारत सरकार में मंत्री हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में कुल 707 वोट पड़े। इनमें से 659 वोट बैलेट पेपर से और 38 वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए। शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद घोषणा की गई कि बैलेट पेपर से 629 वोट पड़े, लेकिन काउंटिंग से पहले फिर से ऐलान हुआ कि गिनती में गलती हुई है। वास्तव में बैलेट पेपर से 659 वोट डाले गए हैं। इस गलती को लेकर दोनों पक्षों और चुनाव अधिकारियों के बीच बहस हो गई, जिसके चलते काउंटिंग शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों में वोटों को लेकर बीजेपी के सांसद संजीव बालियान ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 वोटों में गड़बड़ी हुई है और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह और बीएसपी के पूर्व सांसद राजाराम जब वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट पहले ही कोई और डाल चुका था। बीजेपी सांसद सौमित्रा खान को बताया गया कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से मिल गया है, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई वोट नहीं भेजा था। सौमित्र खान को लिखित शिकायत के बावजूद वोट डालने नहीं दिया गया। संजीव बालियान ने सौमित्र खान के मामले में लोकसभा स्पीकर को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि 38 पोस्टल बैलेट में से 30 एक ही पोस्ट ऑफिस में भेजे गए थे। बालियान का कहना है कि वो इन सभी गड़बड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं?
क्या केंद्र की मोदी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में केंद्र की सरकार में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या चंद्रबाबू नायडू का एनडीए गठबंधन से मोहभंग हो चुका है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के एक दावे से दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यह दावा किया कि आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस और राहुल गांधी के संपर्क में हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच रेवंत रेड्डी हॉटलाइन बने हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते, जहां घोषित नतीजों और मतगणना के दिन के नतीजों के बीच सबसे ज्यादा 12.5% वोटों का अंतर है। वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद विधायक का चुनाव हार गए, वो ऐसा नहीं करते। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बारे में बात नहीं करते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में है। मैं राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करूं जो खुद अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। इससे पहले रविवार को जगन मोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर पुलवेंदुला और वोंटिमिट्टा स्थानीय निकाय उपचुनाव में लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया था। रेड्डी ने आरोप लगाया था कि सत्ता हथियाने के लिए नायडू ने षड्यंत्र, हमले, अत्याचार, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लिया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर क्या बोला कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिकाओं पर 8 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि राज्य का दर्जा देने के लिए जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी घटना भी शामिल है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया है, लेकिन खास परिस्थितियों को देखते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्तों का समय मांगा गया है। ये याचिका 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिकाओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दे डाला है ताकि इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने साफ किया है कि वो इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार करेगा और केंद्र सरकार के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।